सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर देखते हैं। जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है वो एक टाइप का पेन या इंजरीज होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं बोन, लिगामेंट्स, मसल, टेंडॉन्स एक्सेट्रा। तो जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, वो नेक एंड बैक को वो स्ट्रक्चरल तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो हम पहले देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डेफिनेशन देखते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग मैनी जॉइंट्स एंड पेशेंट्स सफर फ्रॉम स्वेलिंग एंड पेन ऑफ जॉइंट। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसको RA से भी डिनोट करते हैं। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये क्रोनिक मतलब पुरानी और लंबा समय तक रहने वाली, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली, ये एक पुरानी लंबे समय तक रहने वाली वो धीरे धीरे बढ़ने वाली एक डिसीज़ है जो कि इन्फ्लामेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ये इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स में, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इसमें बोल रहे हैं। देन अफेक्टिंग मैनी जॉइंट्स, ये जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। बहुत सारे जैसे जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, सेक्टर जॉइंट्स है, उसको अफेक्ट करता है। एंड पेशेंट सफ़र फ्रॉम स्वेलिंग एंड पेन ऑफ जॉइंट्स। जो पेशेंट होता है वो सफ़र करता है स्वेलिंग एंड पेन ऑफ जॉइंट में पेन एंड स्वेलिंग जो है वो उनको ये दिक्कतें आने लगती हैं। देन देखते हैं आगे। इट इज़ अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और विच अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, और ये जॉइंट के लाइनिंग को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका इटियोलॉजी में जेनेटिक। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो जेनेटिक भी होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसका मेन इटियोलॉजी है। देन इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से होता है। ये दोनों सिमिलर ही है, बस इसको लिखने का तरीका हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से भी ये हो सकता है। दैन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। हम लोग इसमें 2 टाइप के पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। तो ये शॉर्ट वाला है तो हम इसको पहले देख लेते हैं। इसका फर्स्ट है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा तो जो सेल डैमेज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा तो सेल डैमेज होता है। सेल डैमेज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होने के बाद उसमें जो मस्ट सेल वो एक्टिव होता है। देन एक्टिव होने के बाद जो एक्टिवेशन ऑफ CD4 प्लस टी सेल्स को ही CD4 सेल्स बोलते हैं, लेकिन कई जगहों में इसको अलग अलग लिखा जाता है, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया है। ये एक्टिवेट होता है। देन प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस जब CD4 प्लस टी सेल्स एक्टिवेट होता है, जब टी सेल्स रिलीज होता है तब फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन अगर अधिक मात्रा में, यहाँ मैंने लिखा है साइटोकाइनेसिस इंड्यूस इन्फ्लामेशन। अगर साइटोकाइनेसिस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा, लगातार इंक्रीज होते जाएगा, तो वो एक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इन्फ्लामेशन कॉज करने के बाद वो जॉइंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज करता है। हम इसका सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। देन इसका सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जो कि अभी हम लोग देखे हैं, जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंटल है, ऑटोइम्यून है, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से। दैन इसके बाद देखते हैं हम लोग कोलेजन एंड
वेमेंटिन विच इज़ प्रेजेंट इन द साइनोवियम हैविंग द अमीनो एसिड आर्जिनिन। इसका मतलब ये है कि कोलेजन एंड वेमेंटिन जो है वो प्रेजेंट होता है। कोलेजन एंड वेमेंटिन में अमीनो एसिड के आर्जिनिन पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, साइनोवियम में। तो साइनोवियम, देन उसके बाद देखते हैं आर्जिनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिट्रोलिन। जो आर्जिनिन होता है वो कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन में। ड्यू टू सिट्रोलेशन कोलेजन एंड वेमेंटिन चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर। सिट्रोलेशन के वक्त कोलेजन एंड वेमेंटिन जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ठीक है। देन इम्यून सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द साइनोवियम दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। इम्यून सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है साइनोवियम में उस टाइम, तो वो एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर वो काम करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, दे कन्वे मैसेज टू B cells and T cells proliferation the antibodies against the antigens and rupture the tissues of the joints। इसका मतलब ये है कि जब बी सेल जो मैसेज वो पास करता है, मतलब आगे ट्रांसफ़र करता है, तो जो वो टी सेल्स की जो ग्रोथ होती है ना वो बढ़ती है, टी सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है। देन उसके बाद एंटीजन जो है वो एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडीज़ जो है प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने से देन वो जो टिश्यूज़ होते हैं जॉइंट्स के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसको धीरे धीरे रप्चर करने लगता है, जिससे हमारा रियूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज होता है। देन हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन एंड सिम्टम्स है। इसमें पहला देख लेते हैं, पेन ऑफ द स्मॉल जॉइंट्स, रिस्ट, फिंगर एंड हैंड्स। जो स्मॉल जॉइंट्स है उसमें धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी जॉइंट्स है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस, जब भी आप सो के उठो तो देखना आप आपके घर में अगर जो मतलब एज पीपल होंगे, पर्सन होंगे, उनके घुटनों में जब सो के उठते होंगे तब पेन होता होगा, उनको आभास होना स्टार्ट हो गया होगा। देन स्वेलिंग ऑफ जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, जॉइंट में रेडनेस हो जाता है। देन हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फर्स्ट देखते हैं, ही शुड डू एक्सरसाइज टू मेंटेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। इसका मतलब यह है कि जो भी पीपल को ये हुआ है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो रेगुलर एक्सरसाइज करे मेंटेन करने के लिए स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट के स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उनको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। डेली उनको योगा करना चाहिए, उनको फिज़िकल थेरेपी करना चाहिए, मतलब थेरेपी लेना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड यूज़ हॉट और कोल्ड पैक्स टू रिमूव इन्फ्लामेशन एंड एवॉइड द स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। इसका मतलब यह है कि जिस पर्सन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है उनको हॉट और कोल्ड पैक से इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए ये हॉट और कोल्ड पैक यूज़ करना चाहिए एंड अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग एंड अल्कोहल को जितना हो सके उतना। देन अ बैलेंस डाइट रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इनको बैलेंस डाइट रिच न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जैसे कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, जिसमें फुल न्यूट्रिशन से भरपूर हो, जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करे। मेरी एक और सलाह है, इसमें मैंने नहीं लिखा है, जो भी जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो किसी भी मेडिसिन्स को बिना किसी डॉक्टर को दिखाए अपने से दवाई ना लें, मेरी ये सलाह है। और जितना हो सके आप एलोपैथी मेडिसिन्स के साथ जो पेशेंट हैं उनको
होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट देखते हैं नेसिड्स। नेसिड्स का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें देखते हैं पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये सब पेन किलर्स हैं। देन स्टेरॉइड्स में हम लोग देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक सब क्लास है जिसमें उसके अंदर ये ड्रग्स आते हैं प्रेडनिसोलोन। देन नेक्स्ट है कन्वेंशन DMARDS। इसका फुल फॉर्म है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इसका ड्रग्स देख लेते हैं मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लोमेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये जो दोनों हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हैं।